सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत आपका आपके परिवार में, आपके अपने नेवरी परिवार के अंदर स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, हो जाओ तैयार 1857 की क्रांति का पार्ट नंबर 10 शुरू करने के लिए। और 1857 की क्रांति के पार्ट 10 को शुरू करने से पहले पार्ट 2 के अंदर कुछ एक चैलेंज प्रश्न दिए थे। आइए डालते हैं उन चैलेंज प्रश्न पर एक सरसरी सी नजर। साथियों, पहला चैलेंज प्रश्न था कि राजस्थान का वह शासक जो जीवन पर्यंत ब्रिटिश विरोधी बना रहा था, जोधपुर से था और उन्होंने हमेशा ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। कई से स्टूडेंट्स ने जवाब के अंदर चंद्रसेन दिया। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चंद्रसेन के समय मुगल थे, यहाँ हम ब्रिटिश विरोधी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा मानसिंह। ये वो ही मानसिंह है। अंततः इन्होंने भले मर्जी साधु बनना पसंद किया, सन्यासी बनना पसंद किया, नाथ संप्रदाय को शरण देने वाले मानसिंह जी, ये ही मानसिंह जी थे जोधपुर के, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश विरोधी जोधपुर के अंदर रहते हुए और ब्रिटिश विरोधी रुख अख्तियार किया। डूंगरपुर के कौन से शासक को अयोग्य घोषित किया? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, डूंगरपुर के जो जसवंत सिंह जी थे, डूंगरपुर के कौन थे? जसवंत सिंह जी थे। उन जसवंत सिंह जी को अयोग्य घोषित करके और इनको यहाँ से निकाल दिया गया और इनकी जगह प्रतापगढ़ के महारावल को यहाँ पे कुछ समय के लिए शासक बना दिया जाता है, जिन्हें इतिहास के अंदर एक कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद साथियों प्रश्न था, किस रियासत के शासक की निसंतान मृत्यु होने पर भी रियासत का विलय नहीं किया गया? तो साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि करौली जो रियासत थी, उस रियासत के शासक की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी करौली रियासत का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे तर्क दिया गया। हालांकि डलहौजी ने पूरे ब्रिटिश हुक्मरान के पास ये समाचार पहुंचा दिया कि साहब करौली जो है उसके शासक की निसंतान मृत्यु हो गई है, अब यहाँ के इस साम्राज्य को हमें मिला लेना चाहिए। लेकिन उधर से जवाब आता है कि करौली ये अपना एक संरक्षित मित्र है, ये अकेला कोई आपका आश्रित राज्य नहीं है। तो साथियों याद रहेगा करौली। शासन और डोली क्या थे? कईयों ने कहा शासन चलाना राजा महाराजा, वो शासन नहीं। शासन और डोली ये अपने आप के अंदर एक भूमि दान की प्रणालियां थी। साथियों, ये भूमि दान की प्रणालियां थी दोनों की दोनों, और ये दोनों ही प्रणालियां मारवाड़ क्षेत्र के अंदर चला करती थी। और मारवाड़ क्षेत्र में जो सामंत हुआ करते थे, वो सामंत है वो शासन और डोली के माध्यम से लोगों को भूमि दान किया करते थे। ब्राह्मण वगैरह कुछ स्पेशल से, जैसे आप पढ़ते हैं जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, अग्रहार वगैरह पढ़ेंगे, वो क्या भूमि दान की प्रणालियां थी। यहाँ शासन और डोली क्या है, ये आपका भूमि दान की प्रणाली। मैंने इनका जिक्र 1857 की क्रांति में क्यों किया? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति के अंदर सामंत वर्ग था, ये भी ब्रिटिश से नाराज था। उसके पीछे वजह ये थी, सामंतों के जो विशेषाधिकार हुआ करते थे, सामंत वगैरह जो हुआ करते थे, वो राय मशविरा दिया करते थे अपने राजा को। जैसे अपन बात करें मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ के अंदर एक सलूमर नाम का ठिकाना था। वहां के रावत केसरी सिंह जी से कोई सलाह लिए बिना मेवाड़ के जो ठिकानेदार थे वो कोई काम ही नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत सारे कोठारिया वगैरह के थे। यानी कुल मिलाके में सामंतों के जो विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों को कम करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत से प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास था कि शासन और डोली व्यवस्था को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। बोले कोई भूमि दान की कोई प्रणाली नहीं है। उसके बाद साथियों प्रश्न था कि राजपूताना जो रेजिडेंसी है, इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना ये कब होती है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, राजपूताना जो रेजिडेंसी है इसकी स्थापना 1832 के अंदर होती है। आप फटाक से क्या करेंगे, हाँ एक प्रश्न और था कि सबसे प्राचीन जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी, और सबसे नवीन सैनिक छावनी कौन सी? इसका सही जवाब आपने नहीं दिया, एक बार फिर मौका दिया जा रहा है, फटाक से इसका सही जवाब कमेंट करें। आज का चैलेंज प्रश्न ये भी रहेगा, आगे और कौन से चैलेंज प्रश्न होंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे की ओर क्लास शुरू करते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलेंगे आगे, चलो गुरुजी, लो चलते हैं भाई, चलते हैं। अब साथियों चैलेंज प्रश्नों में सही जवाब ज्यादा मिले नहीं, क्योंकि प्रश्न कुछ नए थे, लेकिन फिर भी सही जवाब टाइप किया राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में
सरिता पपटवार ने किया, गौरव शर्मा ने किया, योगेश टावला ने किया और आपका सोनिया साहन ने किया। इन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए। आज राजस्थान के इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति का पार्ट 3 पढ़ने के लिए। साथियों, अपन ने पार्ट 2 में बात की कि क्रांति है वो भी अपन ने शुरू नहीं की थी राजस्थान में, कहां से। अपन ने सिर्फ भूमिका की बात की, पृष्ठभूमि की बात की, और आज अपन प्यारे साथियों क्रांति को शुरू करने गया। देखिए, क्रांति है ये राजस्थान में शुरुआत कहां से होती, तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर क्रांति की जो शुरुआत है वो नसीराबाद से होती। नसीराबाद कितनी तारीख को क्रांति की शुरुआत होती है? 28 मई को। भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 28 मई। अब 28 मई में नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती, चलो मान गए गुरु जी बात, लेकिन यहां पे क्रांति क्यों शुरू हुई, आखिर क्या वजह थी, और इस वजह को समझने के लिए एक बार थोड़ा सा आपको इधर देखना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि मैं कहूं, यहां पे अजमेर, यहां पे क्या गौर करेंगे, समझेंगे बात। ये अजमेर साहब, ठीक है, यहां पे प्यारे साथियों अजमेर, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं नसीराबाद। अब गौर करें, अजमेर था, ये एक मुख्यालय था अंग्रेजों का, और यहां पे था माउंट आबू। आप कहेंगे गुरुजी थोड़ा माउंट आबू में साइड में लिख देता हूं, थोड़ा सा दूर, ताकि समझने में आसान। ये साथियों था माउंट आबू, ठीक है, ठीक। ये अजमेर, नसीराबाद को भी थोड़ा सा अपन और ऊपर नीचे करते हैं ताकि समझने में आसान। ये साथियों अजमेर, और ये क्या है? नसीराबाद। चूंकि आप देख रहे हैं ये बातें कब की हैं, ये बातें मई के महीने। अब मई के महीने की बातें हैं तो एक बात तो स्पष्ट होगी, गर्मियां, और गर्मियों में जो अंग्रेजों का मुख्यालय हुआ करता था, अब वो कहां हुआ करता था? माउंट आबू। और 10 मई को मेरठ में विप्लव की शुरुआत हो चुकी थी। यानी अपन यूं कहें, यानी मेरठ में क्रांति कितनी तारीख को शुरू हुई? मेरठ में क्रांति 10 मई को शुरू होती है, यानी भारत में क्रांति 10 मई। मेरठ में 10 मई को क्रांति शुरू हुई, और माउंट आबू में बैठे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन बैठे थे भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी हुआ करते, इन एजीजी को समाचार मिलता है, कितनी तारीख को समाचार मिलता है? 19 मई को। क्या समाचार मिलता है? 19 मई को इनको विद्रोह की खबर मिल जाती है। यानी 19 मई को इनको एक विद्रोह की खबर मिल जाती है कि भारत में मेरठ में विद्रोह हो चुका है। अब साथियों, जैसे ही इनको एक खबर मिलती है, उसके बाद में पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है? पैट्रिक लॉरेंस एक घोषणा पत्र बनाता है। पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है? एक घोषणा पत्र बनाता है। और घोषणा पत्र किस लिए बनाता है? घोषणा पत्र राजाओं को भेजता है। किसको भेजता है? राजाओं के लिए। घोषणा पत्र में क्या था? घोषणा पत्र में इन्होंने अंग्रेजी जो हुकूमत थी, ब्रिटिश जो शासन था, उस शासन के प्रति देशी राजाओं को निष्ठावान बने रहने के लिए एक मार्मिक अपील की, और साथ के अंदर ये कह दिया कि जो भी क्रांतिकारी अगर आपके क्षेत्र में आ जाता है तो उस क्रांतिकारी को आगे नहीं जाने देंगे, क्रांतिकारी के लिए रसद वगैरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, और क्रांतिकारियों को कुचलने का काम करेंगे। ऐसा किसने किया? ऐसा एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने एक घोषणा पत्र तैयार किया, और उस घोषणा पत्र में राजाओं को ये सलाह दी। राजा थे वो तैयार हो गए। चूंकि पैट्रिक लॉरेंस था वो ग्रीष्मकालीन में माउंट आबू में था। अब पैट्रिक लॉरेंस है वो मेरे साथियों कहां पहुंच जाता है? अजमेर। अजमेर कौन पहुंच जाता है? अजमेर प्यारे साथियों पहुंच जाता है आपका पैट्रिक लॉरेंस। ये पैट्रिक लॉरेंस चलते चलते कहां पहुंचा? अजमेर। अब आप कहेंगे अजमेर क्यों पहुंचा? अजमेर इसलिए पहुंचा मेरे प्यारे साथियों
कि अजमेर की जो सुरक्षा करना था, अजमेर की जो सुरक्षा करना था, ये सुरक्षा करना अंग्रेजों की प्राथमिकता में था। अजमेर की सुरक्षा करना अंग्रेजों की प्राथमिकता थी। अब आप कहेंगे अंग्रेजों की प्राथमिकता क्यों थी? अंग्रेजों की प्राथमिकता अजमेर इसलिए था साथी कि अजमेर केंद्र में था और अजमेर में रह करके राजपूताने के प्रशासन को, या अपन कहें राजपूताना रेजिडेंसी के प्रशासन को आसानी से संचालित किया जा सकता था। नंबर 2, अजमेर के अंदर शस्त्रागार था, अजमेर के अंदर गोला बारूद का ढेर था, अजमेर में सरकारी खजाना था। तो अजमेर की सुरक्षा को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने प्राथमिकता दे दी और अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वजह बताइए आपको क्यों? नंबर 1 बात, यहां केंद्र में था। नंबर 2 बात, यहां शस्त्रागार था। नंबर 3 बात, यहां गोला बारूद का ढेर था। और नंबर 4 बात, यहां राजकीय खजाना था। ठीक साथियों, अब साथियों क्या होता है अजमेर के अंदर इस समय क्या था? अजमेर में इस समय, अजमेर की बात करूं, नसीराबाद अभी पहुंचे ही नहीं अपन। अजमेर में प्यारे साथियों यहां पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान तैनात थे। ध्यान देंगे अजमेर में कौन थे? अजमेर में प्यारे साथियों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। सैनिक टुकड़ी तैनात थी। ठीक बात है जी, तैनात थी, कोई बात नहीं। और ये अजमेर की सुरक्षा कर रही थी। अब जरा गौर करना, 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, एक एक बात को समझते ही चलना बेटा ना, और नोट डाउन करते चलना। 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ये नेटिव इन्फेंट्री कुछ समय पहले मेरठ से आई थी। कहां से आई थी? मेरठ से आई थी। अब जब मेरठ से आई थी तो पैट्रिक लॉरेंस को डर था कि हो सकता है कि ये सैनिक यहां पे विद्रोह कर देंगे, यहां पे उत्पात मचा देंगे। इसलिए पैट्रिक लॉरेंस था, ये चिंतित हो गया और चिंतित करके करे क्या, उपाय क्या? पैट्रिक लॉरेंस ने एक नई चाल खेली। क्या नई चाल खेली? पैट्रिक जो लॉरेंस था साथियों, इस पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? डीसा से, कहां से? डीसा से यूरोपीय सैनिक बुला लिए। डीसा से यूरोपीय सैनिक बुला लिए। ठीक बात है गुरुजी, बुला लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, बुला लिए तो होगी दिक्कत। डीसा से यूरोपीय सैनिक बुलाए, गोरों की पलटन बुला ली। साथ के अंदर इसने क्या किया साथियों? साथ के अंदर कोटा रेजिडेंसी, इस कोटा रेजिडेंसी के सैनिकों को बुला लिया। सॉरी, रेजिडेंसी नहीं, कंटीजेंट, कोटा कंटीजेंट। कोटा जो कंटीजेंट थी, इस कोटा कंटीजेंट के सैनिकों को बुला लिया। ठीक गुरुजी, कोई बात नहीं। इसके बाद में साथियों यहां पे बंबई से आगरा सैनिक जाते थे और इस पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? पत्र लिखा बंबई में कि इन सैनिकों को राजस्थान से गुजारा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर इनको काम में ले सके। बंबई सैनिकों को बुला लिया साथियों। अब जैसे ही यहां इतिहास 7 के अंदर साथियों जो मेक मोशन था, मेक मोशन कहां का था? मेक मोशन जोधपुर का था। उस मेक मोशन ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की तरफ से जोधपुर के सैनिकों को भी अजमेर की तरफ भेज दिया। और इसी बीच एक नया खेल और खेला जाता है। क्या कहानी है ना इंटरेस्टिंग? नया खेल ये खेला जाता है साथियों कि जो मेयर रेजिमेंट थी, अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या नया मसला आ गया बीच में? मेयर रेजिमेंट जो ब्यावर में तैनात थी प्यारे साथी, ब्यावर में तैनात थी, इस मेयर रेजिमेंट को डिक्सन ने, किसने भाई? डिक्सन ने अजमेर बुला लिया। डिक्सन ने कहां बुला लिया? अजमेर। अब अजमेर जैसे ही डिक्सन ने बुलाया, किसको बुलाया डिक्सन ने? मेयर रेजिमेंट को। क्या मेयर रेजिमेंट थी अब वो भारतीय क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी? क्या भारतीय सैनिकों का साथ नहीं दे रही थी? जी हां, नहीं दे रही थी। स्थानीय सैनिकों की जितनी भी टुकड़ियां थी, उन सभी टुकड़ियों में
मेयर रेजिमेंट अंग्रेजों की विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी। क्यों थी ये तो पता नहीं, लेकिन मेयर रेजिमेंट के सैनिकों पर कोई गाय सुअर की चर्बी के कारतूस वाला मुद्दे का प्रभाव नहीं था, कोई हड्डी के चूर्ण वाले आटे की रोटियों का प्रभाव नहीं था। और यहाँ पे साथियों क्या होता है, जब ये इतना बल इधर आता है तो स्वाभाविक बात मान लेते हैं कि आपको कोई काम दे रखा है। मैंने कह दिया भाई साहब आप इतिहास की क्लास पढ़ाओगे, आपको किसी कोचिंग में किसी स्कूल में कह दिया कि आप इतिहास की क्लास पढ़ाएंगे, आप इतिहास के व्याख्याता हैं, और आपके रहते हुए अगर मान लो 5-7 व्याख्याता इतिहास के और बुला लिए जाएं उस स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो क्या आपके मन के अंदर एक नए विचार पैदा नहीं होंगे? भाई इतिहास तो मैं पढ़ा रहा हूं, फिर यहाँ पे इन्होंने क्यों बुलाया है? ऐसा ही हुआ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के साथ। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक कहां थे? अजमेर के अंदर थे। इनके रहते हुए और इतने सारे सैनिकों को बुला लिया साहब, इतने सारे सैनिकों को बुला लिया। बात यही खत्म नहीं हुई मेरे मित्रों, इतने सारे सैनिकों को बुलाने के बाद में ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया? नसीराबाद। गौर करना मेरी बात पर, इतने दिन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां थी? इतने दिन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां थी? ये आपका थी अजमेर के अंदर। लेकिन इनको बुलाने के बाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया जाता है? अजमेर भेज दिया जाता है, सॉरी नसीराबाद भेज दिया जाता है। स्थानांतरण कर दिया भाई, ठीक है। अब नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ गई, ठीक है गुरुजी आ गई। नसीराबाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री पहले से मौजूद थी। नसीराबाद में कितनी सैनिक टुकड़ियां थी? 2। कितने पैदल सैनिकों की टुकड़ियां थी? 2। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इसके बहुत सारे सैनिक, लगभग सैनिक अपन कहें कहां थे? अजमेर में थे। और इनको अजमेर से कहां भेज दिया जाता है? नसीराबाद। अब अजमेर से जैसे ही नसीराबाद भेजा गया और अजमेर के अंदर गोला बारूद तैयार करके तोपें तैयार कर ली गई, डीसा से अंग्रेजों की पलटन पहुंच गई, इधर से इनको हटा करके वहां पे मेयर रेजिमेंट की नियुक्ति कर दी, तो इन सैनिकों के अंदर एक मन के अंदर कहीं ना कहीं टीस थी कि गोरे हमें दबाना चाहते हैं। और जब ये थोड़ी बहुत खबर पहुंच जाती है प्यारे मित्रों इन सैनिकों के पास कि भारत में विद्रोह हो चुका है, गोरे हमें दबाना चाहते हैं, हमें दबाने के लिए चारों तरफ से ये सैनिकों को बुला रहे हैं, तो मेरे मित्रों यहां पे एक दिन इन सैनिकों ने प्लान बनाया कि हम यहां से नसीराबाद को लूटेंगे, अजमेर को लूटेंगे और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। होना भी यही था। अब क्या होता है प्यारे मित्रों, गौर कर, यहां पे आपने देख लिया कि आपका पैट्रिक लॉरेंस ने डीसा से यूरोपीय सैनिकों को बुला लिया, ठीक है। कोटा रेजिडेंट को बुला, कंटिजेंट को बुला लिया, बंबई के सैनिकों को, मेक मोशन ने जोधपुर के सैनिकों को बुला लिया। अब यहाँ पे एक चैलेंज प्रश्न दे दूं मैं, जोधपुर के सैनिक किसके नेतृत्व में आए थे? जोधपुर के सैनिक किसके नेतृत्व में अजमेर आए थे? ठीक है, ये आपको टाइप करना है। उसके बाद में मेयर रेजिमेंट है, इसको ब्यावर से हटा के अजमेर बुला लिया गया और रक्षा का भार दे दिया गया। किसकी रक्षा का? अजमेर की रक्षा का भार। चलो भाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। अब यहाँ पे क्या होता है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये कहां पहुंच जाती है प्यारे मित्रों? नसीराबाद। ठीक है गुरुजी, आके इन सैनिकों ने क्या किया? आपस में चर्चा की। इसी समय एक मुद्दा था। क्या मुद्दा था गुरुजी? इसी समय प्यारे मित्रों एक मुद्दा था कि जो हड्डी का चूर्ण है, किसका चूर्ण? हड्डी का जो चूर्ण है साथियों, और वो चूर्ण आटे में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? आटे में। और आटे में जब ये चूर्ण मिलाया जाता है, इसकी अफवाह फैल रही थी और इन सैनिकों ने एक व्यक्ति से, जिसका नाम था प्यारे साथियों पिचार्ड, क्या नाम था? पिचार्ड। इस पिचार्ड से जवाब चाहा और पिचार्ड का जो जवाब था प्यारे मित्रों, ये जवाब इन सैनिकों को संतोषजनक नहीं मिला। जब सैनिकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसी वजह से प्यारे मित्रों सैनिकों ने
क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांति की क्या कर दी प्यारे मित्रों, शुरुआत कर दी। शुरुआत कितनी तारीख को होती है? 28 तारीख को। शुरुआत में क्या हुआ, जैसे ही यहां पे क्रांति का बिगुल बजता है 28 मई को, क्रांति का बिगुल बजता है 28 मई को, यहां एक अंग्रेज अधिकारी था प्यारे साथियों, मेजर न्यूबरी। इस मेजर न्यूबरी की क्या कर दी जाती है मित्रों? हत्या कर दी जाती है। मेजर जो न्यूबरी था, इस मेजर न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं साथियों। क्या कर दिए जाते हैं? टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। और एक स्पोटिश वुड था। कौन था मित्रों? स्पोटिश वुड। स्पोटिश वुड। और ये जो स्पोटिश वुड था, ये तोप खाने की ओर बढ़ता है। जैसे ही तोप खाने की ओर बढ़ता है, उसी तोप के गोले से स्पोटिश वुड है, ये भी मारा जाता है। अब आप कहेंगे न्यूबरी जो था, मेजर न्यूबरी, इस न्यूबरी की हत्या करने में, इसके टुकड़े करने में जो नेतृत्व करता था, वो कौन था साथियों? वो था बख्तावर सिंह। कौन था मेरे प्यारे साथियों? वो था बख्तावर सिंह। और इसी समय मैं पूछना चाहूंगा, क्या यहां तक दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहां तक मेरा मार्कर? जी सर। ओके। अब यहां साथियों क्या होता है, यहां एक लोक था, एक जॉन लोक था और एक जॉन हार्डी था। ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? ये दोनों ही घायल हो जाते हैं। और इसी समय कुछ एक जो अंग्रेज थे, वो डरकर के साथियों कहां भाग जाते हैं? जोधपुर। जैसे ही ये जोधपुर की ओर भागते हैं, जैसे ही अंग्रेज अधिकारी जोधपुर की ओर भागते हैं, मारक के अंदर पेनी नाम का अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने से, क्या पड़ने से? दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। अब ये क्रांतिकारी नसीराबाद से चले जाते हैं साथ। नसीराबाद से जाकर के नसीराबाद में इन्होंने लूटा, यहां से जितना भी धन था वो लूटा, सैनिक छावनी को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। अंग्रेज अधिकारियों को मारा, उनके अंदर मेजर जो न्यूबरी था, उस न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो स्पोटिश वुड था, ये स्पोटिश वुड भी यहाँ पे मारा जाता है। यहां से ये सैनिक अजमेर जाके अजमेर को लूटते हैं, अजमेर के शस्त्रागार को लूटते हैं, वहां से खजाना लूटते हैं, लगभग 2 लाख रुपए का सामान वहां से लूटते हैं। और वहां से सैनिक चले जाते हैं किधर? दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर जाते हैं और 18 जून को दिल्ली पहुंच के, और वहां जो ब्रिटिश सेना थी जिसने दिल्ली को घेर रखा था, उस सेना के साथ युद्ध करके और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। यानी क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? राजस्थान में 28 मई को हुआ। राजस्थान में क्यों हुआ? नसीराबाद से ही क्यों हुआ? इस सब की पूरी डिटेल आपको इस चीज में मिल गई होगी। और 28 मई के बाद में क्रांतिकारी साथियों 18 जून को कहां पहुंच जाते हैं? 18 जून को क्रांतिकारी मेरे प्यारे साथियों दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। और दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद में ब्रिटिश जो सेना थी, उस सेना से लड़ाई करते हैं। ये था नसीराबाद के अंदर क्रांति। तो डिटेल से हमने पढ़ा नसीराबाद में क्रांति क्यों, फटाफट रिपीट करते हैं। नसीराबाद में 28 मई को नसीराबाद में ही क्यों हुआ, तो आपको डिटेल बताई। अजमेर जो था, इस अजमेर के अंदर इनका एक मुख्यालय था, किनका? अंग्रेजों का। उस समय क्रांति जब भारत में शुरू हुई तो सूचना मिलती है माउंट आबू के अंदर पैट्रिक लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है? अजमेर आता है। अजमेर क्यों आया? अजमेर की सुरक्षा को तवज्जो क्यों दी? इसकी आपको वजह बताई। क्या कि अजमेर के अंदर में था, अजमेर में शस्त्रागार था, अजमेर के अंदर गोला बारूद था। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यूरोपीय सैनिक बुलाए जाते हैं, कोटा जो कंटीजेंट थी वो बुलाई जाती है। जोधपुर से तख्त सिंह जो थे, उन्होंने एक सेना भेजी मैकमोसन के कहने पे। नेतृत्वकर्ता का नाम आपको टाइप करना है। उसके बाद में मेयर रेजिमेंट को डिक्सन बुलाता है, ब्यावर की थी, अजमेर बुलाता है, रक्षा का भार सौंपता है। इन सभी चीजों के बाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया जाता है? नसीराबाद। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से संतुष्ट थी कि उनको वहां से निकाल दिया गया। 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मिलकर और क्या किया? जब मुद्दा था हड्डियों के चूर्ण का, पिचाड़ से जवाब चाहा, पिचाड़ ने जवाब नहीं दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर क्रांति की शुरुआत होगी और 28 मई को क्रांति का डंका बज गया। तो मित्रों, क्रांति का डंका कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर निम्मच के अंदर क्रांति को अपन लोग पढ़ते हैं। शाबाश बेटा, ले लीजिए। शाबाश शाबाश, ले लिया गया? मिटा दूं? शाबाश शेरों। नसीराबाद की क्रांति आ गई समझ में? ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। अब एक प्रश्न और है नसीराबाद की क्रांति से। प्रश्न ये है कि नसीराबाद से जैसे ही सैनिक दिल्ली गए थे, तो उन सैनिकों का पीछा करने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा था? पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि जोधपुर से जो टुकड़ी आई थी, घुड़सवार टुकड़ी, उसका नेतृत्व किसने किया था? एक व्यक्ति का नाम। और नसीराबाद से जैसे ही सैनिक दिल्ली की ओर जाते हैं, उनका पीछा करने के लिए कौन गया था? 2 अंग्रेज अधिकारी, उनके नाम आपको बता दें। ठीक साहब। अब अपन बात करते हैं नीमच में विद्रोह होता है।
अब राजस्थान में क्रांति का जो दूसरा केंद्र था साथियों, वो दूसरा केंद्र कौन था? नीमच था। प्यारे साथियों देखो, ये रहा मेरे प्यारे साथियों नीमच। नीमच कहां है जी? मध्य प्रदेश। सैनिक छावनी राजस्थान में गिनी जाती है। और नीमच का जो प्रशासनिक नियंत्रण था, किसका? नीमच का। ये इसका प्रशासन जो था, ये प्रशासन कौन से पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में था? ये पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो आपके शावर्स थे, ठीक है, मेवाड़ वाले, उदयपुर वाले, ठीक है जी। नीमच के अंदर क्यों फैली क्रांति? अपन ने पढ़ा अभी कि 10 मई को, कितने मई को? 10 मई को क्रांति कहां शुरू हुई साथियों? मेरठ। 28 मई को क्रांति कहां शुरू हुई? नसीराबाद। और इन दोनों ही क्रांतियों का जो समाचार है, शुभ समाचार, ये साथियों पहुंच गया नीमच। यानी ये सूचना है, ये कहां पहुंच गई? नीमच। ठीक बात। और नीमच में भाई साहब यहां तैनात था कर्नल एबोट। कौन तैनात था? कर्नल एबोट। कर्नल एबोट कह सकते हैं, कर्नल एबोट कह सकते हैं, ये यहां तैनात। ठीक बात है गुरु जी। जैसे ही ये समाचार मिलता है, गुरु जी कितने तारीख को मिला समाचार? 2 जून। कर्नल एबोट क्या करता है? कर्नल एबोट एक मीटिंग बुलाता है, खुद है ये इधर खड़ा हो जाता है भाई साहब ऐसे, और इसके सामने है ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे सैनिक हैं, ये खड़े हो जाते हैं ऐसे, और ये सैनिक खड़े थे ऐसे। आप बहुत सारे मान लेना है ना, सारे बनाऊंगा तो फिर क्लास होगी नहीं पड़े, ठीक है। ये सैनिक खड़े हुए, इधर से कौन था? इधर से ये थे एबोट साहब, और इन्होंने 2 जून को इन सबको एक शपथ दिलवाई। अब आप कहेंगे शपथ किस चीज की गुरुजी? कर्नल एबोट ने कहा कि भाई आप लोग शपथ लो। बोले किस चीज की लें? तो कर्नल एबोट ने कहा आप शपथ लो निष्ठावान बने रहने की, आप शपथ लो वफादारी की, कि हम ब्रिटिश हुक्मरान का बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसके आदेशों का पालन करेंगे और कभी भी ब्रिटिश हुकूमत जो है उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। सैनिक थे, विद्रोह की भावना तो सभी में थी, सभी छुटकारा भी चाहते थे, लेकिन इनमें से एक बब्बर शेर निकल के आता है। वही बात, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब उस घंटी को बांधने के लिए बब्बर शेर निकल के आता है अंदर से, और उस बब्बर शेर का नाम साथियों था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? ये एक भाई साहब बीच में से बोले, क्या नाम था इनका? मोहम्मद अली बेग। इनके साथ दूसरे भाई साहब थे कैप्टन हीरा सिंह। ये दोनों बीच में उठ खड़े। हीरा सिंह केवल साथ था। अली बेग ने कहा, अली बेग ने क्या कहा? अली बेग ने कहा कि आप जब शपथ है उस पे नहीं रह सकते तो आप भारतीय सैनिकों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप जब अपनी शपथ पे नहीं रहे तो हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने नियम बनाया था कि जिस भी शासक के यहाँ निसंतान जब शासक की मृत्यु होगी तब ही हम वहां की रियासत को हड़पेंगे। क्या आपने अवध को कुशासन का आरोप लगा के नहीं हड़पा? अवध में तो शासक था, अवध में तो कोई निसंतान मृत्यु वाला मामला ही नहीं था, फिर भी आपने वहां की रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ अच्छा शासन नहीं चल रहा और हड़प लिया। जब मिस्टर आप यहाँ पे शपथ पे नहीं रह सकते, आप अपनी बातों पे नहीं रह सकते, तो हम भारतीय सैनिकों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अली बेग था वो लाल हो गया। अली बेग के इस गुस्से को देख करके एक बार के लिए जो कर्नल एबोट था उसके होश सिट्टी पिट्टी हो गए। कर्नल एबोट ने क्या कहा कि शपथ का पालन आप नहीं करते, हम कैसे करेंगे? लेकिन कैसे जैसे करके और इस भाई साहब को शांत करवाया। चिंगारी एक बार फैल जाती फिर शांत नहीं, उससे तो आग लग के ही रहती। ये तो 2 जून की बातें थी, मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया।
लेकिन साथियों 3 जून की बात कर रहा हूं। कितने जून की? 3 जून। 3 जून की मध्य रात्रि यानी 3 जून की रात 11 बजे, रात्रि में कितने बजे? 11 बजे यहां पर विद्रोह की शुरुआत हो जाती। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि शपथ कब दिलवाई थी सत्यनिष्ठता की, निष्ठावान बने रहने की, वफादार बने रहने की, तो शपथ तो दिलवाई थी 2 जून को, लेकिन विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 3 जून की रात्रि 11 बजे होती है। 3 जून की रात्रि 11 बजे हुई। क्या उसी समय अचानक हुई? नहीं। शपथ के बीच में भी अली बेग था, वो खड़ा हो गया और अली बेग ने कहा कि हम आपकी शपथ का कोई पालन नहीं करने वाले। जब आप अपनी शपथ पे नहीं रह सकते तो हम कैसे शपथ पे रह सकते हैं? कोई शपथ उपत नहीं। अब जैसे ही साथियों 3 जून की रात्रि को 11 बजे नीमच के अंदर विद्रोह की ज्वाला है वो भड़क जाती है, और विद्रोह की ज्वाला इस नीमच में भड़कती है, और सैनिक जो थे प्यारे मित्रों, वो जरा गौर करना, मैंने यहां क्या लिखा था? नीमच। सैनिक जो है अब वो नीमच से कहां चले जाते हैं? मैं इस सूचना वाली बात को हटा रहा हूं एक बार के लिए, ये हटा दें। सैनिक जो है वो साथियों वो नीमच से कहां पहुंच जाते हैं? नीमच से साथियों सैनिक पहुंच जाते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में सैनिक पहुंचते हैं हमीरगढ़। हमीरगढ़ के बाद में सैनिक पहुंचते हैं बनेड़ा। बनेड़ा के बाद में साथियों सैनिक पहुंचते हैं शाहपुरा। कहां पहुंचते हैं? शाहपुरा। और शाहपुरा के बाद में सैनिक निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के बाद में सैनिक पहुंचते हैं साथियों देवली, जो टोंक के अंदर था, और देवली के बाद में साथियों टोंक में पहुंचते हैं, और टोंक के बाद में कहां पहुंचते हैं? दिल्ली में पहुंचते हैं। इस प्रकार से इनकी यात्रा। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, डीपली का प्रश्न अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है। क्रांतिकारी कहां से चले? नीमच से चले। कितनी तारीख को चले? 3 जून को चले। साथियों गौर करना, 3 जून को क्रांतिकारी नीमच से चले जाते हैं, उसके बाद चित्तौड़ में आते हैं, हमीरगढ़ के अंदर आते हैं, बनेड़ा में आते हैं, और शाहपुरा के अंदर आते हैं। और शाहपुरा का जो यहाँ राजा था, हालांकि वो ब्रिटिश सरकार का भी सामंत था मेवाड़ का भी सामंत था, लेकिन वो क्रांतिकारियों के लिए रसद सामग्री उपलब्ध करवाता है, क्योंकि जब देश प्रेम, जब देश की मिट्टी अपने अंदर बोलती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और यहाँ शाहपुरा के शासक थे, उनके अंदर देश की मिट्टी का कर्ज बोला कि क्या कर रहा है, इन क्रांतिकारियों का साथ दे, और उसने अपने मन की सुनी और क्रांतिकारियों का साथ दिया, और क्रांतिकारियों के लिए रसद पानी की व्यवस्था करवाई। शाहपुरा के शासक ने रसद पानी की व्यवस्था किसके लिए? क्रांतिकारियों के लिए, ना कि अंग्रेजों के लिए। रसद पानी की व्यवस्था करवाई और सैनिक रवाना हो जाते हैं निम्बाहेड़ा की ओर। निम्बाहेड़ा के बाद में देवली। निम्बाहेड़ा में खूब स्वागत होता है, स्थानीय जनता ने, स्थानीय लोगों ने फूल वर्षा बरसा के स्वागत किया। टोंक के नवाब की सेना थी वो मिल गई। ऐसे करते करते इन सैनिकों का कारवां बढ़ता चला जाता है, और अंततः ये सैनिक कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर के जो और क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों से मिल करके क्रांति की जो ज्वाला चल रही थी, उस ज्वाला के अंदर और आग डालने का और घी डालने का काम करते हैं, और ज्वाला और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन साथी, जैसे ही ये समाचार यहां पे नीमच के अंदर 3 जून की बातें कर रहे हैं, यहां पे मारकाट होती है। यहां पे जो सार्जेंट था, उस सार्जेंट की पत्नी को, सार्जेंट के बच्चों को मार दिया जाता है, और सार्जेंट की पत्नी और बच्चे तो यहां मारे जाते हैं। बाकी जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारी प्यारे साथियों वो किधर चले जाते हैं? वो चले जाते हैं इधर आपके मेवाड़ की ओर। जैसे ही साथियों यहां से 40 अंग्रेज अधिकारी, लगभग कितने? 40। ये 40 जो अंग्रेज अधिकारी हैं बच्चों वगैरह सहित, ये पहुंच जाते हैं चित्तौड़ की ओर, और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। इसी दौरान एक चित्तौड़ के अंदर एक रूंगाराम नाम का किसान था। प्यारे साथियों कौन सा किसान था? रूंगाराम। कौन से गांव में था रूंगाराम? रूंगाराम था डुंगला गांव के अंदर। यहाँ चित्तौड़गढ़ के इस डुंगला गांव में रूंगाराम किसान के घर ये सैनिक ठहरते हैं, डरे हुए। कौन से सैनिक? अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं। और अंग्रेज यहाँ ठहरते हैं, बिल्कुल डरे हुए थे। उसके बाद में इन अंग्रेजों को सावर्स की सहायता से, किसकी सहायता से? सावर्स की सहायता से क्या किया जाता है? सावर्स की सहायता से यहां से ले जाकर के और मेवाड़ छोड़ दिया जाता है। कौन सी झील के किनारे पर प्यारे साथियों? पिछोला झील के किनारे पर। और पिछोला झील के किनारे पे जो आपका जग मंदिर बना हुआ है, कौन सा मंदिर? जग मंदिर। उस जग मंदिर के अंदर इनको क्या दी जाती है साथियों? शरण दी जाती है।
वहां पे जग मंदिर के अंदर इनको शरण दी जाती है और इनकी रक्षा का जो भार था वो गोकुल चंद मेहता को सौंप दिया जाता है। और उस समय जो मेवाड़ के शासक थे प्यारे साथी, ये मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के जो शासक थे ये स्वरूप सिंह जी थे। और स्वरूप सिंह पहले ऐसे शासक थे, यहाँ पे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया। प्रश्न बनेगा 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से किसने अंग्रेजों का साथ दिया? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने। और उन्होंने इन अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील के अंदर जो जग मंदिर बना हुआ है, इस जग मंदिर के अंदर शरण दी और यहाँ पे रखा। साथियों गौर करना, ये तो अंग्रेज इधर चले गए, कुछ अंग्रेज थे वो भटकते रहे। इसी दौरान जो सावर्स था, सावर्स को पता चलता है, सावर्स है वो इन क्रांतिकारियों के पीछे क्या करता है? सेना लगाता है। कौन लगाता है? सावर्स। सावर्स सेना किसके पीछे लगाता है? सावर्स सेना लगाता है इन क्रांतिकारियों के पीछे। और जैसे ही इनके पीछे सेना लगाता है, क्रांतिकारी आगे आगे, सेना पीछे पीछे। और इस सेना के अंदर कौन सी सेना थी? इस सेना के अंदर मेवाड़ी सेना थी और साथ के अंदर ब्रिटिश सेना थी। अब मेरे प्यारे साथी, ये मेवाड़ी सेना और ब्रिटिश सेना ये जैसे ही शाहपुरा पहुंचती है तो शाहपुरा के शासक को सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना चाहिए था? शाहपुरा के शासक को सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ जो अंग्रेज आ रहे थे, यहाँ जो मेवाड़ की सेना आ रही थी, उसकी सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन प्यारे साथियों, शाहपुरा का शासक था, उसके अंदर मातृभूमि का जो कर्ज था वो बार बार बोल रहा था कि तुम देश के लिए कुछ कर। और ये यहाँ पे सहायता करना तो दूर, रसद पहुंचाना तो दूर, इन अंग्रेजों के लिए, मेवाड़ की सेना के लिए किले के गेट तक नहीं खोलता है। और यहां से मेवाड़ की सेना, यहां से ब्रिटिश की सेना वापस से आती है जहाजपुर देते हुए, निम्बाहेड़ा देते हुए, और ये पहुंच जाती है कहां पे? नीमच। कहां पहुंच जाती है? नीमच। सावर्स चला कहां से था? उदयपुर से चला था। कहां पहुंच गया? नीमच। और नीमच में आकर के और पुनः नीमच के ऊपर क्या कर लिया जाता है प्यारे साथियों? अधिकार कर लिया जाता है। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, नीमच पे अधिकार कब किया गया? इसके लिए 2 तारीखें आ रही है प्यारे साथी, दिख रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2 तारीखें आ रही हैं, एक तो 6 जून आ रही है और एक 8 जून आ रही है। मैंने लगभग 5-6 किताबों में देखा तो वहां पे कुछ में 6 जून लिखा हुआ है, कुछ में 8 जून लिखा हुआ है। जहां तक सही माना जाना चाहिए वो 6 जून को माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए उसके लिए मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा। मैंने ये आप देख पा रहे हैं राम प्रसाद व्यास की बुक है जो अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित होती है। राम प्रसाद व्यास जी ने मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। ये मैं इसलिए साथ लेके आया था क्योंकि कई भाई साहब थोड़ा सा बिलीव साथ नहीं करते हैं कि गुरुजी आपने तो ये रहा साथियों, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? मैंने थोड़ा पास किया, 6 जून दिख रहा है क्या? 6 जून है इसमें, ठीक है। तो 6 जून को क्या किया? अधिकार कर लिया जाता किसके ऊपर? नीमच के ऊपर। तो ये तो भाई साहब लिखा राम प्रसाद व्यास ने, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे साथी एक राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया आता है जो आपका हुकुमचंद जैन और नारायण माली का आता है। हुकुमचंद जैन और नारायण माली भी 6 जून ही लिखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथी एक आता है राजस्थान का इतिहास जो आपका शर्मा एंड व्यास का, अपने ये वाले व्यास नहीं, राम प्रसाद व्यास नहीं, जो प्रकाश व्यास है ये व्यास, इन्होंने क्या किया प्यारे साथियों? इन्होंने 8 जून लिखा है। उसके बाद में एक आपका शर्मा और व्यास का एक दूसरा संस्करण और नवीन, इसके अंदर भी आपका क्या लिखा है? इन्होंने 8 जून लिखा है। जहां तक मेरा मानना रहेगा, उसके बाद पेनोरमा वगैरह जो गाइड है उनके अंदर अलग अलग चीजें दे रखी हैं। जहां तक मानना है वो कितने जून मानेंगे अपन? 6 जून मानेंगे। 6 जून को नीमच छावनी के ऊपर क्या कर लिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा पुनः अधिकार कर लिया जाता है। और इस प्रकार से नीमच के अंदर जो विद्रोह भड़का था उस विद्रोह को वापस से यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? शांत। वो एक अलग बात है कि नीमच के अंदर वापस से 12 अगस्त को विद्रोह भड़क जाता है, फिर नवंबर में जाके 8 नवंबर को फिर विद्रोह भड़कता है। लेकिन ये नीमच की एक छोटी सी कहानी थी। देखें जरा, अब यहाँ आपके लिए प्रश्न बना कि नीमच के अंदर कर्नल कौन था? एबोट था। नीमच के अंदर कर्नल कौन था? एबोट था। नीमच का प्रशासनिक केंद्र किसके हाथ में था? सावर्स के हाथ में था। सावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? सावर्स मेवाड़ का, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। नीमच जो छावनी थी वो उसी के अधीन थी। उसके बाद प्यारे साथी यहाँ पे एक सुपरटेंडेंट था। ये कौन था? यहाँ का सुपरटेंडेंट था लॉयड। कौन था?
लॉयड यहाँ का सुपरटेंडेंट था और उसके बाद में यहाँ का कैप्टन जो था प्यारे साथियों वो मैकडोनाल्ड था। कैप्टन कौन था यहाँ का? मैकडोनाल्ड। कोई खास बात नहीं है। पर्सन यहाँ से बनेगा निम्बस था। 3 जून की रात्रि को विद्रोह हुआ। अली बेग हीरा सिंह के नेतृत्व में। सैनिक किस प्रकार से पहुंचे इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। ले लिया होगा आपने, शाबाश, वेरी गुड। तो साथियों क्या होता है, ये नसीराबाद और नीमच की अपन ने विस्तार से चर्चा की। जैसा कि आप जब वीडियो ओपन करते हैं थंबनेल में स्पष्ट लिखा हुआ है, अधूरा नहीं पूरा पढ़ें, अधूरा नहीं पूरा पढ़ें। मैंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार। तो जो भी इतिहास के अपन टॉपिक लेके आएंगे उनको फुल डिटेल लेके आएंगे। जहां तक तह तक जाने की जरूरत है उस तह तक जाएंगे। हालांकि डिटेल तो कर ही नहीं सकता कोई, बहुत इतिहास लंबा चौड़ा है। हालांकि मैं 7-8 पुस्तकें हैं उनका गहन अध्ययन करके उसके बाद में आपके सामने आता हूँ। इस आधे घंटे के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है कि कहीं कोई गलत जानकारी आप तक नहीं चली जाए। बार बार चीजों को एक दूसरे से देखना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मित्रों तो आप हौसला अफजाई करने के लिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपनी जो ये मुहिम है सब पढ़ें सब बढ़ें, आपकी नौकरी मेरा अभिमान ये सफल हो सके। मिलते हैं साथियों नए वीडियो के अंदर। नीमच नसीराबाद इन दो के बाद आगे की कहानियों के लिए नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।